हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीडीपी मास्टर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। सीडीपी मास्टर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा पर्सनैलिटी, जिसको हम कहते हैं व्यक्तित्व। सबसे पहले हम व्यक्तित्व शब्द की ओरिजिन की बात करें कि व्यक्तित्व शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। और लैटिन भाषा में एक शब्द है पर्सोना। अब ये जो पर्सोना है इसका मतलब होता है मास्क। मास्क का क्या मतलब हो गया? मुखौटा या फिर नकाब। पर्सोना का मतलब क्या होगा? मुखौटा होगा या फिर नकाब होगा। पर्सनैलिटी क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे को किस तरह से दिखाई दे रहा है, वही पर्सनैलिटी होता है। जब नाटक के टाइम कोई भी आर्टिस्ट अपने फेस पर एक मुखौटा लगाता है, एक मास्क लगाता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार एक जोकर बना होता है, वो अपने फेस पर एक नकाब पहन लेता है, एक मुखौटा पहन लेता है, वही नकाब है। तो पर्सनैलिटी को स्टार्टिंग में ना शारीरिक रूप से देखा जाता था कि कोई भी व्यक्ति है वो शारीरिक उसकी संरचना किस तरह की है, शारीरिक बनावट किस तरह की है, वही उसका व्यक्तित्व है। लेकिन व्यक्तित्व में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक अपीयरेंस ही नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस ही नहीं होती। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? सबसे पहले तो इसमें फिजिकल अपीयरेंस हो गई। फिजिकल अपीयरेंस हो गया मतलब शारीरिक जो संरचना है वो हो गई, शारीरिक बनावट हो गई। फिर उसके बाद ये सोसाइटी के साथ एडजस्ट किस तरह से कर पाता है, मतलब जो सोशल एडजस्टमेंट है, मतलब जो सामाजिक समायोजन है, सामाजिक समायोजन। देखिए, अगर एक परिवार में 4 मेंबर रहते हैं और अगर कोई भी एक सिचुएशन है तो चारों लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरह से उस सिचुएशन पर रिएक्ट करते हैं। तो हर एक जो मनुष्य है उसका सोचने का तरीका अलग होता है, उसका सोसाइटी के साथ एडजस्ट होने का तरीका होता है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं जो ज़्यादा सोसाइटी में घुलते मिलते नहीं हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो बहुत जल्दी लोगों में घुल मिल जाते हैं। मतलब जो पर्सन का सोशल एडजस्टमेंट है वो भी उसकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करता है। थर्ड आता है, कुछ मनुष्य की ट्रेट्स होती हैं, कुछ लक्षण होते हैं जो मनुष्य के व्यवहार को, बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। वो ट्रेट्स भी पर्सनैलिटी में योगदान देती हैं। वो जो ट्रेट्स हैं वो भी मनुष्य की पर्सनैलिटी को प्रभावित करती हैं। मतलब जो लक्षण हैं वो लक्षण जो मनुष्य के व्यवहार को डिटरमाइन करते हैं। देखिए, कोई मनुष्य को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी को बिना बात पे ही हंसी आ जाती है, या फिर किसी को आप चाहे कितनी भी कॉमेडी चल रही हो उसे नहीं हंसी आती है। तो ये सब क्या है? उसका बिहेवियर है। ये सब बिहेवियर भी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। तो पर्सनैलिटी में क्या क्या आएगा? पर्सनैलिटी में फिजिकल अपीयरेंस भी आएगी, उसका सोशल एडजस्टमेंट भी आएगा और वो ट्रेट्स भी आएंगी जो उसके बिहेवियर को डिटरमाइन कर रही हैं। जो पर्सनैलिटी है वो डायनामिक है, वो परिवर्तनशील है। पर्सनैलिटी है वो चेंज होती रहती है। जिस तरह की सोसाइटी में मनुष्य रहेगा, जिस तरह से वो आसपास के लोगों को देखेगा, उसकी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस होते रहते हैं। पर्सनैलिटी है वो एक लॉन्ग टर्म में डिटरमाइन की जाती है। ऐसा नहीं है कि एक सिचुएशन में मनुष्य किस तरह से रिएक्ट करता है वही उसकी पर्सनैलिटी हो सकती है। नहीं, पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करने के लिए एक लॉन्ग टाइम ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है। लंबे समय तक हम देखते हैं जब मनुष्य के सामने समान तरह की सिचुएशन आती हैं तो वो उन सिचुएशन में समान तरह से ही रिएक्ट करता है। वही मनुष्य की पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं, वही मनुष्य की पर्सनैलिटी को बनाते हैं। फिर उसके बाद हम देखें कि जो पर्सनैलिटी है उसको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों इम्पैक्ट करते हैं। तो जो पर्सनैलिटी है वो हेरिडिटी, आनुवांशिकता और जो वातावरण है, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होती है। अगर कोई आपसे पूछ ले पर्सनैलिटी है वो किससे डिटरमाइन होती है, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से डिटरमाइन होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट करता है वो कौन करती है? आनुवांशिकता करती है, हेरिडिटी करती है। जिस तरह के ट्रेट्स मनुष्य को अपने माता पिता से मिले हैं, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो बच्चे में ट्रांसफ़र हुए हैं, जो ट्रेट्स बच्चे में ट्रांसफ़र हुए हैं, वही उसकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं। क्योंकि पर्सनैलिटी में क्या क्या आ गया? फिजिकल अपीयरेंस आ गया। फिजिकल
फिजिकल अपीयरेंस है वो आनुवांशिकता से प्रभावित होते हैं। जिस तरह के बच्चे के माता पिता होते हैं, बच्चे का फिजिकल अपीयरेंस भी उसी तरह का होता है, बच्चे की जो शारीरिक बनावट है उसी तरह की होती है। किसी बच्चे के माता पिता अगर लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा, फिजिकल अपीयरेंस है वो हेरिडिटी से हो गया। फिर उसके बाद जो इमोशनल फैक्टर है, बच्चे की जो इमोशंस हैं वो भी हेरिडिटी से प्रभावित होते हैं। तो जो इमोशनल है, किसी भी एक सिचुएशन में जो रिएक्ट करने का उसका एक तरीका है वो भी इमोशंस से प्रभावित होता है। तो ये क्या हो गया, ये भी हेरिडिटी से रिलेटेड हो गया। तो मतलब क्या हुआ, जो आनुवांशिकता और जो वातावरण है वो दोनों ही पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं, लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा है वो आनुवांशिकता प्रभावित करती है। अब जो पर्सनैलिटी है उसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं, पर्सनैलिटी में बच्चे के हर एक एरिया की बात होती है, हर एक एरिया इंक्लूड होता है, चाहे वो फिजिकल हो, मतलब चाहे वो शारीरिक हो, फिर चाहे वो सोशल हो, चाहे वो सामाजिक हो, या फिर चाहे वो कोग्निटिव हो, मतलब संज्ञानात्मक हो, और चाहे वो इमोशनल हो। इमोशनल का मतलब चाहे वो क्या हो, भावात्मक हो। ये सभी बच्चे की पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं, ये सभी बच्चे की पर्सनैलिटी में आते हैं। मतलब जो पर्सनैलिटी है उसमें सभी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, चाहे बच्चे की शारीरिक पक्ष की बात हो रही हो, चाहे सामाजिक पक्ष की बात हो रही हो, चाहे संज्ञानात्मक पक्ष की बात हो रही हो, चाहे भावनात्मक पक्ष की बात हो रही हो। जो शारीरिक पक्ष है ये शरीर की संरचना से रिलेटेड होता है। सामाजिक पक्ष है वो समाज के लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ बच्चा किस तरह से इंटरेक्ट करता है, किस तरह से एडजस्ट करता है, वो सब होती हैं। संज्ञानात्मक में बच्चे की जितने भी मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो सब इंक्लूडेड होती हैं। भावनात्मक में बच्चे की भावनाएं होती हैं। पर्सनैलिटी का आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा। पर्सनैलिटी है वो लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से आई। पर्सोना का मतलब है मास्क या मुखौटा या फिर नकाब। जब कोई भी एक ड्रामा चल रहा होता है, जब कोई भी एक नाटक चल रहा होता है, तो जो आर्टिस्ट है वो अपने फेस पर एक नकाब पहन के रखता है। उसी तरह से जो पर्सनैलिटी है वो चीज़ होती है कि कोई भी मनुष्य दूसरों को किस तरह से दिखाई दे रहा है, वही पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी है वो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होती है। फिर जो पर्सनैलिटी है उसमें फिजिकल अपीयरेंस भी इंक्लूडेड होती है, जो सामाजिक एडजस्टमेंट है वो भी इंक्लूडेड होती है, और जो उसके इनहेरेंटेड ट्रेड्स हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। जो पर्सनैलिटी है उसमें सभी एस्पेक्ट, सभी पक्ष शामिल होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, चाहे वो भावनात्मक हो, ये सब पर्सनैलिटी में इंक्लूडेड होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो पर्सनैलिटी पर सबसे पहले काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट कौन थे, मनोवैज्ञानिक कौन थे। पर्सनैलिटी की जो सबसे पहली थ्योरी दी थी वो सिगमंड फ्रॉयड ने दी थी। किसने दी थी? सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड ने सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी की थ्योरी दी थी, और इनकी जो थ्योरी थी वो मनोविश्लेषणवाद पे थी, साइको एनालिसिस या फिर साइकोडायनामिक पे थी। किस पे थी? साइकोडायनामिक थ्योरी, साइकोडायनामिक थ्योरी बोलते हैं उसे, या फिर उसे क्या बोलते हैं? मनोविश्लेषणवाद की थ्योरी, मनोविश्लेषणवाद। सिगमंड फ्रॉयड को साइको एनालिसिस या फिर मनोविश्लेषणवाद के फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले साइको एनालिसिस या फिर मनोविश्लेषणवाद के फादर कौन है, वो है सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड हैं वो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, वो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। वो जब अपने पेशेंट्स पर काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा था कि उनके जो पेशेंट्स हैं वो फिजिकली तो ठीक हो जा रहे थे, उनको जो शारीरिक समस्याएं थे वो तो ठीक हो जा रही थी, लेकिन वो फिर भी उनके माइंड में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। जो उनके माइंड में उनकी जो मानसिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, क्योंकि उनके माइंड में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे, तो उनकी वजह से वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने देखा कि जो मनुष्य है वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सोल्व करने की कोशिश करता है। जब वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सोल्व करता है तो उसका एक अलग से व्यवहार निकल के आता है, वही उसकी पर्सनैलिटी को बनाता है। अब पर्सनैलिटी का जब हम ये पता लगा लें कि इस मनुष्य की पर्सनैलिटी इस तरह की है, तो हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो किसी भी एक सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करेगा। किसी भी कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन जब किसी मनुष्य के सामने आएगी तो वो उसे किस तरह से फेस करेगा, उसे किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये हम पर्सनैलिटी के बेस पर बता सकते हैं।
अब जो ये सिगमंड फ्रॉइड हैं, इन्होंने अपनी थ्योरी दी कि उसका नाम क्या था, साइको डायनामिक थ्योरी, या फिर इसको हम साइको एनालिसिस थ्योरी भी कहते हैं। अब ये जो सिगमंड फ्रॉइड हैं, इन्होंने माइंड को लेकर, मन को लेकर अपनी 2 अवधारणाएं दी। उन्होंने कहा कि जो माइंड है, जो मन है, उसके 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया, मन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले तो कौन सा है, डायनामिक स्टेट, और दूसरी है टोपोलॉजी। डायनामिक को हम बोलते हैं मन का गतिशील पक्ष। कौन सा, मन का गतिशील पक्ष, गतिशील पक्ष, और ये है मन का स्थलाकृतिक पक्ष, स्थलाकृतिक, टोपोलॉजी। इन्होंने जो माइंड है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब जो ये गतिशील पक्ष है, इसके 3 पार्ट्स दिए। कौन कौन सा, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो। इड को बोलते हैं हम इदम, अहम और परा अहम। ये तो इन्होंने मन के गतिशील पक्ष को डिवाइड किया। फिर जो स्थलाकृतिक पक्ष है, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, और जिसको हम सब कॉन्शियस भी कहते हैं, और अनकॉन्शियस। सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले चेतन पक्ष, चेतन पक्ष, दूसरा अर्धचेतन, और तीसरा हो जाएगा आपका अचेतन, अचेतन पक्ष। ये आपको जरूर से याद होना चाहिए कि जो सिगमंड फ्रॉइड हैं, उन्होंने मन को लेकर, माइंड को लेकर 2 अवधारणाएं दी। उन्होंने जो मन है, जो माइंड है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला जो पार्ट था वो है मन का गतिशील पक्ष, जिसको हम बोलते हैं डायनामिक साइड ऑफ माइंड, और दूसरा जो पक्ष दिया इन्होंने दिया स्थलाकृतिक पक्ष, जिसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी साइड ऑफ माइंड। अब जो मन का गतिशील पक्ष है, इसके 3 पार्ट्स फर्दर इन्होंने डिवाइड किया, इड, ईगो और सुपर ईगो। और जो स्थलाकृतिक पक्ष है, इसको चेतन, अर्धचेतन और अचेतन पक्ष में डिवाइड कर दिया। अब इनको हम 1 बाय 1 समझने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। सबसे पहले हम मन के गतिशील पक्ष को पढ़ते हैं कि जो मन का गतिशील पक्ष है उसमें कौन कौन है, इड, ईगो और सुपर ईगो। सबसे पहले हम बात करते हैं इड की, जिसे हम कहते हैं इदम। सबसे पहले आता है इड, जिसको हम बोलते हैं इदम, इदम। अब जो ये इदम है, ये सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है, सुखवादी सिद्धांत। सुखवादी सिद्धांत का क्या मतलब हुआ, प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। यहाँ पर जो मनुष्य होता है वो जितना जल्दी हो सके खुशी पाना चाहता है। जिस चीज़ों से उसे खुशी मिलती है वो उसे चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर जो मेनली जो आवश्यकताएं होती हैं वो शारीरिक होती हैं, फिजिकल होती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वो सेक्सुअल अर्ग हो। सिगमंड फ्रॉइड ने सेक्सुअल अर्ग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है। इन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसमें सेक्सुअल अर्ग को और जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो इच्छाएं हैं वो कौन सी हैं, शारीरिक आवश्यकताएं हैं। यहाँ पर जो मनुष्य है या फिर बच्चा है वो अपने प्लेजर को देखता है, अपनी खुशी को देखता है। यहाँ पर वो वास्तविकता से दूर होता है। मान लीजिए कोई एक खिलौना है वो दूसरे बच्चे का है, लेकिन अगर आपके बच्चे को वो खिलौना पसंद आ गया तो अब वो जिद करता है कि उसे भी वो खिलौना चाहिए। अब वो रियलिटी से दूर है कि ये खिलौना तो उसका है ही नहीं, वो बच्चा क्यों देगा आपको ये खिलौना। वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है। मतलब बच्चे की जो मानसिक क्रियाएं हैं वो काम नहीं कर रही हैं। जो बच्चे का जो प्लेजर प्रिंसिपल है, जो सुखवादी सिद्धांत है, वो मानसिक क्रियाओं को क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। मतलब शारीरिक आवश्यकताएं यहाँ पर ज़्यादा होती हैं और जो मानसिक क्रियाएं हैं, जो मेंटल हैं, हमारे जो मानसिक क्रियाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, हमारी कम होती हैं और शारीरिक आवश्यकताएं हमारी क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। ईड को क्या कहा गया है, एनिमल इनसाइड मैन, एनिमल इनसाइड ए मैन, ए मैन। मनुष्य के अंदर का पशु कहा गया है। मनुष्य के अंदर का पशु का मतलब ये नहीं है कि वो पशु की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य है वो रियलिटी में नहीं जीता है, वो पशुत्व व्यवहार करता है। जिस तरह से एनिमल्स बिहेव करते हैं, उनको जो चीज़ चाहिए तो चाहिए, फिर चाहे कुछ हो जाए।
तो ये प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। और जो ईड होता है वो इनेट होता है, वो जन्मजात होता है। क्या होता है? इनेट होता है, जन्म से ही हमारे अंदर होता है। और जो ईड है ये इच्छाओं की जननी होती है। क्या होती है? इच्छाओं की जननी। ईड में कोई भी मनुष्य या कोई भी बच्चा है वो तनाव नहीं सह सकता, स्ट्रेस नहीं सह सकता, और वो वेट नहीं करेगा, इंतजार नहीं करेगा। उसे अपनी जो नीड्स हैं उसका सेटिस्फेक्शन तुरंत चाहिए, इमीडिएटली सेटिस्फेक्शन चाहिए उसे अपनी इच्छाओं का। तो यहाँ पर जो मानसिक शक्ति है, जो उसकी मानसिक शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है। और वो क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। और जो उसकी शारीरिक इच्छा है, जो उसकी शारीरिक आवश्यकता है, आवश्यकता भी नहीं कहेंगे, शारीरिक इच्छा ही कहेंगे कि शारीरिक इच्छा है वो क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। किस केस में? ईड में, इदम में। तो ये आपको याद रखना है, ईड है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करेगा, सुखवादी सिद्धांत पर काम करेगा। ये शारीरिक जो उसकी इच्छाएं होती हैं वो ज़्यादा प्रबल होती हैं, इसीलिए इसको इच्छाओं की जननी कहा गया है। ईड में जो मानसिक शक्ति है वो कमज़ोर पड़ जाती है, बच्चे की जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो कम पड़ जाती है। यहाँ पर बच्चा सही गलत, उचित अनुचित, समय है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग नहीं सोचता है, वास्तविकता से दूर होता है, रियलिटी से दूर होता है, अपनी एक कल्पनाओं की जिंदगी में जीता है कि जो कुछ भी होना है वो उसके प्लेजर के लिए हो, उसके सुख के लिए हो, वास्तविकता से वो बहुत दूर होता है। जब बच्चा ईड में होता है तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कहीं पर भी मचल जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि कौन से परिप्रेक्ष्य में, कौन सी कंडीशंस में उसे किस तरह से व्यवहार करता है। जो उसकी मानसिक शक्ति है वो क्षीण होती है और जो शारीरिक इच्छा है वो प्रबल होती है। फिर उसके बाद दूसरा आता है जिसे हम बोलते हैं ईगो। ईगो का मतलब अहंकार से आप बिल्कुल भी मत लेना। ईगो का मतलब यहाँ होता है अहम। ईगो है उसमें क्या होता है? जो मानसिक शक्ति है, मानसिक शक्ति और जो शारीरिक इच्छा है वो दोनों बराबर होती हैं। शारीरिक इच्छा और जो मानसिक शक्ति है वो दोनों बराबर होती हैं। इसका मतलब क्या है? जब बच्चा ईगो में आ जाता है, जब बच्चे में अहम आ जाता है, तो वो अपनी जो शारीरिक इच्छाएं हैं और जो मानसिक शक्ति है उन दोनों में बैलेंस बनाना सीख जाता है। यहाँ पर वो जो बिहेव करता है वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग करता है। यहाँ पर उसे ये पता है कि किस टाइम पर उसे किस तरह से व्यवहार करना है। अगर मान लीजिए बच्चे की इच्छा है कि उसे खिलौना लेना है, वो आपको एक बार खिलौना लेने के लिए कहेगा, लेकिन अगर आपने उसे वहाँ पर मना कर दिया तो वो आपकी बात मान भी जाता है। पीछे जब ईद में हम देख रहे थे, उसे क्या था कि उसे चीज़ चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं था कि आप मना कर रहे हैं, 4 लोग उसे देख रहे हैं, वो वहीं फर्श पर लेट जाएगा और उसकी जो नीड है वो इमीडिएटली पूरी होनी चाहिए। लेकिन जब बच्चा ईगो में आ जाता है, अहम में आ जाता है, तो उसकी जो मानसिक शक्ति और जो शारीरिक शक्ति है, शारीरिक इच्छा है, उन दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो मनुष्य है वो अपनी जो फिजिकल नीड्स हैं, जो शारीरिक इच्छाएं हैं और जो मेंटल उसकी स्ट्रेंथ है, उन दोनों में वो इजीली बैलेंस बना पाता है। यहाँ पर जो मनुष्य है वो रियलिटी में जीने लग जाता है। रियलिटी में जीने का मतलब क्या है? वास्तविकता में जीने लग जाता है। यहाँ पर जो ईगो है ये क्या होता है? एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड का मतलब क्या है? ये ग्रहण किया हुआ होता है। जो ईगो है ये समाज के लोगों द्वारा सीखा जाता है कि उसे कौन सी कंडीशन में किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से व्यवहार करना है, ये सब उसने क्या किया? एक्वायर किया है। और जो ईगो है, अहम है, इसको हम बोलते हैं मैन इनसाइड ए ह्यूमन। मैन इनसाइड ए ह्यूमन, मनुष्य के अंदर का आदमी। यहाँ पर जो मनुष्य है वो रियलिटी में जीता है, वास्तविकता में जीता है। जो समाज के नियम कानून कायदे होते हैं वो उनको सीख लेता है और वो ये सीख लेता है कि उसे कौन सी कंडीशन में किस तरह से बिहेव करना है, वो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना सीख जाता है। तो जो ये ईगो है ये हमेशा कौन सा होगा? कॉन्शियस होता है, चेतन मन द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जो ईड था वो बिल्कुल अनकॉन्शियस होता था, इनेट था, लेकिन ईगो है ये एक्वायर्ड है और कॉन्शियस है। फिर उसके बाद आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो जिसको हम कहते हैं परा अहम।
परा अहम। अब ये जो सुपर ईगो है ये है गॉड इनसाइड ए मैन, गॉड इनसाइड ए मैन, मनुष्य के भीतर का भगवान। मतलब गॉड इनसाइड ए मैन, मनुष्य के भीतर का भगवान, मनुष्य के भीतर का भगवान को, इसको हम आदर्शवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदर्शवादी सिद्धांत। यहाँ पर जो मनुष्य की मानसिक शक्ति है, यहाँ पर जो मनुष्य की मेंटल स्ट्रेंथ है वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो अपनी सारी शारीरिक इच्छाओं पर कंट्रोल पा लेता है। जैसे कई सिद्ध महात्मा संत होते हैं, उनको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उनको किसी भी चीज़ की इच्छा होती है। वो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना सीख जाता है तो उसमें क्या आ जाता है? सुपर ईगो आ जाता है, परा अहम आ जाता है, गॉड इनसाइड ए मैन, आदर्शवादी सिद्धांत की बात करने लगता है। ये आदर्श की, मूल्यों की, नैतिकता की जब मनुष्य बात करने लगता है, क्या सही है क्या गलत है, जब मोरलिटी की बात आ जाती है तब मनुष्य में क्या आ जाता है? सुपर ईगो आ जाता है। अब आपको ये समझने की जरूरत है, जो ईगो है, जो अहम है, ईगो को क्या बोला हमने? अहम बोला। वो इड और सुपर ईगो दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है। दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम कौन कर रहा है? ईगो कर रहा है, अहम कर रहा है। ईगो है ये वास्तविक जीवन से रिलेटेड है, मनुष्य को वास्तविकता में जीना सिखाता है। क्योंकि जो इड था वो तो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम कर रहा था, सुखवादी सिद्धांत पर काम कर रहा था, वो भी कल्पनाओं में ही जी रहे थे, वास्तविक जीवन से उनका भी लेना देना नहीं था। और जो सुपर ईगो है ये भी वास्तविक जीवन से नहीं है, क्योंकि बहुत कम ही लोगों में सुपर ईगो पाया जाता है, बहुत कम लोग नैतिकता तक, आदर्शवादी सिद्धांत तक पहुंच पाते हैं। तो इन दोनों में जो बैलेंस का काम करता है, जो ब्रिज का काम करता है, ईड और सुपर ईगो में ब्रिज का काम कौन करेगा? ईगो करेगा, अहम करेगा। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ईड और सुपर ईगो के बीच में जो ब्रिज का काम कौन करेगा? ईगो करेगा, अहम करेगा। जो सुपर ईगो है वो हमें, जो हम सुखवादी सिद्धांत में कोई कार्य करते हैं उससे जो हमें नुकसान हो सकता है उससे बचाते हैं। मान लीजिए सुखवादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग कोई मनुष्य क्या करेगा? किसी भी मनुष्य को किसी दूसरे की बाइक पसंद आ गई, अब वो क्या करेगा? उसे वो बाइक चाहिए। अब वो बाइक चाहिए तो वो वैसे तो देगा नहीं, मान लीजिए उसने उससे चोरी कर ली। अब वो चोरी कर ली तो जो सोसाइटी के तो रूल है, नियम है कि कोई चोरी नहीं करेगा, चोरी करेगा तो उसे दंड मिलेगा। अब दंड मिलेगा तो उसे क्या हो सकती है? सजा हो सकती है। अब उस सजा से कौन बचाएगा? उसे सुपर ईगो बचाएगा, आदर्शवादी सिद्धांत बचाएगा। वो मनुष्य को जितने भी मूल्य है, नैतिकता है, उसकी याद दिलाता है कि आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है। अगर आपने कोई भी गलत काम किया तो वो आपको सजा दिला सकता है, वो आपको दंड दिला सकता है। ये कौन सा सिद्धांत है? आपका आदर्शवादी सिद्धांत है, परा अहम है। तो आई होप आपके ये तीनों क्लियर हो गए होंगे, इड, ईगो और सुपर ईगो। जो इड है वो सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है, ईगो है वो रियलिटी पर काम करता है, और जो सुपर ईगो है वो आपकी आदर्शवादी सिद्धांत पर काम करता है। अब आता है सेकंड पार्ट ऑफ माइंड, जिसको हम बोल रहे थे टोपोलॉजी पार्ट ऑफ माइंड, जिसको हम क्या बोल रहे थे? स्थलाकृतिक। जो टोपोलॉजी है उसके भी 3 पार्ट थे। सबसे पहले उसमें कौन सा था? कॉन्शियस था, जिसको हम बोल रहे थे चेतन मन। अब सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये टोपोलॉजी पार्ट है ये क्या है। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि जो मनुष्य है उसका जो मस्तिष्क है, उसका जो दिमाग है वो एक आइसबर्ग की तरह होता है। आइसबर्ग क्या होता है? इस तरह से बर्फ का एक पहाड़ होता है, यहाँ पर पानी पानी होता है, लेकिन ये जो पहाड़ है ये नीचे बहुत बड़ा होता है, ऊपर कम होता है। इस तरह से उन्होंने जो मनुष्य का जो माइंड है उसको कंपेयर किया है। मेरी ड्राइंग पर बिल्कुल भी मत जाना, जो बहुत वाहियात है, ये मुझे पता है। तो ये जो पहला जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है? ये आइसबर्ग का ऊपर वाला पार्ट है, जो सिर्फ हमें दिखाई देता है। मतलब जो हमें दिखाई देता है, मतलब क्या? जो हमारे व्यवहार में दिखाई देता है वो कौन सा मन है? हमारा चेतन मन है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो हमारे व्यवहार में सबको दिखाई देता है, वो क्या है? हमारा आइसबर्ग के ऊपरी हिस्से से इसे कंपैरिजन किया गया है। और ये कहा गया है कि कोई भी आइसबर्ग होता है उसका जो 1/10 पार्ट है वो सिर्फ हमें दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो चेतन मन है उसका सिर्फ और सिर्फ 1/10 पार्ट ही हमें दिखाई देता है। बाकी जो 9/10 पार्ट बच गया, जैसे आइसबर्ग का नीचे वाला हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता है, उसी तरह से जो हमारा अचेतन मन है या फिर जो हमारा अवचेतन मन है
वो हमें नहीं दिखाई देता है। इस तरह से सिगमंड फ्रॉइड ने जो मनुष्य का मस्तिष्क है, जो मनुष्य का दिमाग है, उसका कंपैरिजन किससे किया है? आइसबर्ग से किया है, एक बर्फ के पहाड़ से किया है। जो पानी के अंदर दबा रहता है, जो हमें नहीं दिखाई देता, वो अनकॉन्शियस माइंड है, और जो हमें दिखाई देता है वो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है। अब ये जो चेतन मन है ये होता है जब हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपका चेतन मन यहाँ पर काम कर रहा है, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो काम कर रहा है। जब हम कोई भी ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, कोई भी लर्निंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो हमारा माइंड काम करता है वो कौन सा करता है? चेतन मन करता है, कॉन्शियस माइंड हमारा काम करता है। फिर उसके बाद आता है हमारा अर्ध चेतन। दूसरा कौन सा है? अर्ध चेतन मन। अब ये जो अर्ध चेतन मन है, ये चीज़ें हमारे सामने अभी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर हम उन्हें याद करना चाहें तो वो हमें याद आ जाती हैं। मान लीजिए कोई चीज़ हमने आज से 10 दिन पहले पढ़ी थी, अब हम उसे थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं, लेकिन अगर हमें उनका कोई क्लू दे दे तो क्या करते हैं? हम उनको रिट्रीव कर सकते हैं, दोबारा से वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं। तो जिनको हम दोबारा से रिट्रीव कर पा रहे हैं, जिनको हम दोबारा से याद कर पा रहे हैं, वो कहाँ है? हमारे अर्ध चेतन मन में है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी हमें याद नहीं होती, वो कहाँ चली जाती हैं? अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, अचेतन मन में चली जाती हैं। और जो सिगमंड फ्रॉइड हैं वो कहते हैं कि जो अचेतन मन है ना, ये सबसे खतरनाक होता है। खतरनाक क्यों होता है? जितनी भी हमारी इच्छाएं होती हैं जो कभी भी पूरी नहीं हुई, जैसे बचपन में हमारी कुछ इच्छाएं रही होंगी और किन्हीं कारणों से वो इच्छाएं हमारी नहीं पूरी हुई, तो वो कहाँ चली जाती हैं? वो दमित होकर अर्ध चेतन मन में चली जाती हैं। और जब चीज़ें अर्ध चेतन मन से निकलकर सामने आती हैं, वो अनकॉन्शियसली ही निकल के आती हैं। यहाँ पर हमारा जो माइंड है वो काम नहीं करता है, वो स्वतः ही जब कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं तो वो खुद ही निकल के आती है। और जब वो निकल के आती हैं तो वो एक विकराल रूप में निकल के आती हैं। वो जो मनुष्य की जो पर्सनैलिटी है, मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, उससे बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जिस तरह से मनुष्य व्यवहार कर रहा होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है जो उसकी अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में जो दबी हुई इच्छाएं रह गई, वो सब। आपने देखा होगा कई जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बचपन अच्छे से नहीं बीता है, उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हुई, उनकी जो फिजिकल नीड्स हैं वो पूरी नहीं हुई, उनको खाना भी टाइम पे नहीं मिला, वो क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो क्राइम में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनकी जो दमित इच्छाएं हैं वो एक विकराल रूप में निकल के बाहर आती हैं। फिर वो किसी का मर्डर कर देते हैं या फिर कोई भी दंडनीय अपराध करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी जो बचपन की जो इच्छाएं थी, उनके बचपन के जो भी ड्रीम्स थे वो पूरे नहीं हुए, फुलफिल नहीं हुए, और वो दबकर कहाँ चले गए? अचेतन मन में चले गए। सिगमंड फ्रॉइड ने ये कहा है कि जब मनुष्य गुस्से में बोलता है तो उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो काम कर रहा होता है। जो भी बातें, जो भी इच्छाएं उसके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं भी दबी हुई थी, वो गुस्से के साथ बाहर आती हैं। और जब वो बाहर आती हैं तो वो एक विकराल रूप ले लेती हैं। जब भी मनुष्य गुस्से में बोलता है तो वो झूठ नहीं बोलता है, वो सच ही बोलता है। और वो सच वो होता है जो कभी ना कभी उसने सोचा होगा या कभी ना कभी उसके साथ घटित हुआ होगा। वो चीज़ें जब अनकॉन्शियस माइंड में चली गई हैं और वो फिर अचानक से निकल के आती हैं। इसीलिए जो सिगमंड फ्रॉइड हैं उन्होंने अचेतन मन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है। और इन्होंने कहा है कि जो अचेतन मन है वो 9वां हिस्सा होता है, 9 हिस्से हैं वो अचेतन मन में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा है वो चेतन मन में होता है। दूसरी बात, जो अर्ध चेतन मन है, ये चेतन मन और अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में एक ब्रिज का काम करता है। कौन करता है? अर्ध चेतन मन। अर्ध चेतन मन हमारी मेमोरी को, जो हमारी यादें हैं उनको स्टोर करके रखता है। इनको हम रिट्रीव कर सकते हैं। जब हम दोबारा याद करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं। इस तरह से जो सिगमंड फ्रॉइड हैं, इनका जो दूसरा पार्ट था माइंड का स्थलाकृतिक, जिसको हम बोल रहे थे टोपोलॉजी साइड ऑफ माइंड, वो 3 तरह का था: चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जब प्रेजेंटली हम उस चीज़ों पर एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारा माइंड लगा रहे हैं, जो चीज़ें हमारे दिमाग में एट ए मोमेंट चल रही होती हैं, वो कौन सा है? कॉन्शियस माइंड में है। जिन चीज़ों को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो वो कहाँ चली जाती हैं? हमारे अर्ध कॉन्शियस में चली जाती हैं, अर्ध चेतन मन में चली जाती हैं। और कुछ टाइम के बाद वो कहाँ चली जाती हैं? अचेतन मन में चली जाती हैं। मतलब जो चीज़ें अभी घटित हो रही हैं वो अभी तो चेतन मन में है, फिर उसके बाद वो अर्ध चेतन मन में जाएंगी और
अर्धचेतन के बाद वो कहाँ चली जाती हैं, अचेतन में जाती हैं। अचेतन है वो दमित इच्छाओं का भंडार होता है। यहाँ पर जो अर्धचेतन है वो ब्रिज का काम करेगा कॉन्शियस माइंड के लिए और अनकॉन्शियस माइंड के लिए। ये सब सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी में कहा। सिगमंड फ्रॉइड की हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे जब हम ड्रीम एनालिसिस की बात करेंगे। इन्होंने कहा कि जो मनुष्य है उसके व्यक्तित्व का पता हम ड्रीम एनालिसिस से लगा सकते हैं। मनुष्य किस तरह के सपने देख रहा है, किस तरह के सपने देख रहा है, उससे भी जो मनुष्य है उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। सिगमंड फ्रॉइड ने जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है, अचेतन मन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। सिगमंड फ्रॉइड हैं वो पर्सनैलिटी में सबसे पहले काम करने वाले इंसान थे, इसीलिए सिगमंड फ्रॉइड को साइको एनालिटिक या फिर साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणवाद के फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। होपफुली आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।